तो आज जिन सीटों पर मुकाबला हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर आप बात करें तो वो सीट है अमेठी की। और आज सवाल यही है कि अमेठी का क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां वहां पर नजर आई, खासतौर पर राहुल गांधी की, जो कि पहले कभी नहीं नजर आई। चुनाव के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी के क्या मायने हैं और किस तरीके के समीकरण वहां पर बने हैं, किन किन मुद्दों पर वहां पर वोटिंग हुई है, और जिस तरीके से यहां पर उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने, उन उम्मीदवारों से कितनी चुनौती राहुल गांधी को मिली है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कुमार रामाकृष्णा जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ बीजेपी नेता दिनेश सिंह जुड़ेंगे। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी जुड़ेंगे। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अक्षय हुक्का जी जुड़ेंगे। अक्षय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो 8वें चरण का सियासी संग्राम शांत हो गया है। मतदान के साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। और इस चरण में सबसे ज्यादा जिस सीट पर निगाह रही वो थी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट। ये सीट यूं तो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार इस सीट पर मुकाबला कड़ा है। ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत, दांव पर दिग्गजों की साख। 9 दिन बाद होगा हिसाब। घड़ी ने जैसे ही शाम के 6 बजाए, मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन लॉक हो गई। इसके साथ ही ईवीएम में कैद हो गया दिग्गजों की किस्मत का फैसला। 16 मई को ये पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कि जीत का शहंशाह कौन रहा। 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदान हुए। जिन 64 सीटों पर मतदान हुए उनमें उत्तर प्रदेश की 15, बिहार की 7, आंध्र प्रदेश की 25, हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 6 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान हुए। वैसे तो लोकसभा चुनाव के सभी चरण बेहद खास थे, लेकिन इस चरण में सबसे ज्यादा नजर रही अमेठी सीट पर। इस सीट पर अब तक कांग्रेस युवराज राहुल गांधी का कब्जा रहा है, लेकिन 2014 का चुनावी रण कई मायने में खास है। राहुल गांधी के लिए इस सीट का मुकाबला कड़ा है। इस बार इस सीट पर राहुल गांधी को बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी और आप उम्मीदवार कुमार विश्वास टक्कर दे रहे थे। हालांकि अब मतदाताओं की मर्जी और दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ये 16 मई के नतीजे तय करेंगे। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो अमेठी पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं 8वें चरण के मतदान की। जिस तरीके से इस चरण में भी बम्पर मतदान हुआ है, इसके क्या कुछ मायने हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। कुमार रामाकृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामाकृष्णा जी, 8वें चरण में भी बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या संकेत है? क्या ये लहर का असर है, या फिर किस तरीके से वोटिंग को देख रहे हैं आप 8वें चरण में? देखिए, 8वें चरण को अगर आपको एनालाइज करना है तो इसमें आप पश्चिम बंगाल को जो है थोड़ा आप एक तरफ साइड लाइन में रख दें, क्योंकि वहाँ जो 81% जो जनरली पोल होता है, हमको लगता नहीं कि आज के मॉडर्न टाइम में 81% कहीं पे पोल हो सकता है। और वहाँ पे हमको लग रहा है कि वहाँ पे रिगिंग बहुत भारी पैमाने पर वहाँ पे चल रहा है। लेकिन दूसरी जगह जहाँ पे आप चले जाएं, अब आप यूपी चले जाएं, आप आंध्रा चले जाएं, आप बिहार चले जाएं, वहाँ पे अगर ज़्यादा मतदान हो रहा है, और ज़्यादा मतदान थोड़ा बहुत नहीं है, कोई 5 या 6% नहीं है। ये आज का मतदान आपका एक्चुअल फिगर तो थोड़ा देर में आपको चुनाव आयोग आपको बताएगा, लेकिन जो जिस ढंग से जो वोटिंग का जो रफ्तार है, लग रहा है कि आज 13 या 14% तक ज़्यादा मतदान हो सकता है कंपेयर टू 2009 इलेक्शन। तो अगर ये तो 16 मई को बेसिकली पता चल रहा है कि जो है जनरली क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है, ये जो 12 से 14% जो एक्स्ट्रा वोटिंग हो रहा है, कुछ न कुछ इंडिकेट कर रहा है आने वाले कल के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, आने वाले कल के जो है किस ढंग से जो सरकार निर्वाचित हो रहा है। और हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं, देखिए एक चीज़ तय है इस इलेक्शन में कि कांग्रेस के अगेंस्ट तो माहौल है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में इतना ज़्यादा है कि वो अपने बलबूते पे सरकार बना लेगी या नहीं बना लेगी। ये सब कुछ किसी के पास ये आंकड़ा नहीं है। और ये सब चीज आपको 16 तारीख को ही पता चलेगा कि जो एक्स्ट्रा से 12 से 14% जो वोट है, इसी में सारा कुछ जो आपको ये रहस्य आपको छुपा हुआ जो है ये नजर आ रहा है। चलिए, और चलिए दिनेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दिनेश जी, क्या लग रहा है बीजेपी 8वें चरण को किस तरीके से देख रही है? क्योंकि हर बार जो बीजेपी का दावा रहता है कि अगर बम्पर मतदान हुआ है तो लहर की वजह से हुआ है,
लेकिन अगर लहर की बात यहाँ पर करेंगे तो लहर में जो बीजेपी के कैंपेन का तरीका है वो बदलना नहीं चाहिए था, वो बार बार बदल रहा है। पूजा जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं काफ़ी हद तक उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। उसका कारण है कि कुछ लोग इस तरह के एनालिसिस करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज मतलब का ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन अभी हाल के जो चुनाव हुए हैं या जो चुनाव चल रहे हैं, 8वां चरण है, इसके पहले 7 चरण का जो चुनाव हुआ है, इसके पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो बम्पर वोटिंग का सीधे सीधे अगर किसी को फायदा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। और जैसे जैसे फेजेज आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। वोटर ठीक है, पार्टी का नाम लेके नहीं बोलता है। मैं देख रहा था, दिन में आपके चैनल को देख रहा था, जब संवाददाता किसी पोल पे जाते हैं और किसी मतदाता से पूछते हैं कि भाई आप किस इशू पर वोट दे रहे हैं, तो मतदाता कहता है हम विकास चाहते हैं, हम विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं। महिलाएं कहती हैं कि हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं। किसान चाहता है कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे कृषि की हिफाजत कर सके, हमको अच्छा मूल्य दिला सके। तो सीधे सीधे उसका इशारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है, क्योंकि वो सुशासन चाहता है। आज सुशासन का पर्याय भारतीय जनता पार्टी है और मोदी हैं। इसलिए हमको लगता है कि इस चुनाव में जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ। लेकिन दिनेश जी, सवाल यही है ना कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी बातें सुनकर ये लगता है कि वो बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति बदली है, जिस तरीके से चुनाव के शुरुआती चरणों में हमने देखा कि लगातार विकास की बातें नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही थी, अलग अलग इश्यूज पे बात हो रही थी, गुजरात मॉडल की बात हो रही थी कि किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, ये तमाम बातें हो रही थी। अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात भी हमने देख ली, और उसके बाद जिस तरीके से पिछले दिनों नीच राजनीति की बात, यानी कि दलित कार्ड, जिस तरीके से पिछला कार्ड उन्होंने खेला, वो भी हमने देखा। तो इन सब की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है और उसको लग रहा है कि मोदी की लहर के आगे सब जो है वो फीके पड़ जाएंगे, तो बीजेपी को अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ रही है बार बार? भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति नहीं बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी को जिस दिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन घोषणा की थी कि हम सुशासन और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास के मुद्दे को आगे रख के हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि जो विरोधी पार्टियां हैं, ये बार बार मैं एक चीज पूजा जी निवेदन करता हूं कि 2014 का जो चुनाव है बाकी चुनावों से बहुत अलग है। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जितने भी चुनाव होते थे उसमें जो दल सत्ताधारी दल होता था उसके खिलाफ बाकी दल लामबंद होके या अकेले अकेले उस सत्ताधारी दल के खिलाफ लोग चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार का चुनाव अजीब है कि जो सत्ताधारी दल हैं या जो यूपीए के सहयोगी हैं या जो उनसे बाहर थे दल, आज वो सिर्फ किसी दल से नहीं लड़ रहे हैं, वो एक व्यक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और जितना उस व्यक्ति से लोग लड़ रहे हैं लामबंद होके, उतना वो व्यक्ति मजबूत होता जा रहा है। हम कहीं अपने पद से नहीं हटके हैं, कहीं हम पिछड़े नहीं हैं। हमारा पद जो पहले था सुशासन और विकास आज भी है। लेकिन जब विरोधी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता, वो बार बार इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, वो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं। और वही लोग बात करते हैं जो देश में सबसे ज्यादा दंगे जिन्होंने निकलवाया है। रामाकृष्ण जी के पास चलेंगे। रामाकृष्ण जी, आपसे प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहेंगे। जो लास्ट के ये 2 फेज बचे हैं, आज का 8वां चरण और अब एक 12 मई को 9वां चरण बचा हुआ है। अब जो बीजेपी की रणनीति आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि जिसके साथ शुरुआत की थी बीजेपी ने उसी रणनीति पर चल रही है, या फिर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर लग रहा है कि 272 प्लस का जो उन्होंने यहाँ पर ख्वाब देखा था वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं अड़चने आ रही है, और इसी वजह से जो पुराने कार्ड थे उन्हें खेलना पड़ रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक स्ट्रेटजी के तहत चल रहा है, फेज बाय फेज। हर फेज में कुछ ना कुछ नया शगुफा जो है चल रहा है। दूसरा, आपको पहले भी चैनल बताते हैं कि लंबा फेज इलेक्शन चल रहा है। इतना लंबा इलेक्शन हिंदुस्तान के अंदर होना नहीं चाहिए, क्योंकि 2-2 महीना का इलेक्शन होगा तो नेताओं के पास कितना मुद्दा रहेगा। 400 सभा कीजिए, कितना बार आप बातें को बदलते रहिएगा। लेकिन ये जो फेज, आज का जो फेज का इलेक्शन है, इसे बीजेपी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब चीज पाने के लिए है। 64 में से सिर्फ हमको जहां तक लग रहा है सिर्फ 4 सीट है बीजेपी के पास, 60 सीट है दूसरे लोगों के पास। दूसरा, जो ये सारा का सारा सीट ज्यादातर जो है पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जो है प्रियंका गांधी से गलती हो गई कि उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया, हालांकि उसका अभिप्राय वो नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने नीची जाति नहीं बोला था, उन्होंने नीच राजनीति बोला था। ये कहीं ना कहीं उनका एक हिंदी ज्ञान के कमी के कारण जो है वो। और नरेंद्र मोदी इसको अच्छे ढंग से जो है जनता के सामने रख करके 2 दिन पहले पूरा यूपी और बिहार का जो माहौल है
वो बदला नहीं, बल्कि लोगों को ये इंट्रोड्यूस करा दिया कि देखो हम भी पिछड़ा जाति के हैं। नरेंद्र मोदी का इतना लंबा चौड़ा भाषण वो नीच जाति को लेकर के नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि हम पिछड़ा वर्ग के हैं, जो कि जनरली नरेंद्र मोदी अपने मन से ऐसे बोल नहीं सकते थे कि हम भी पिछड़ा जाति के हैं। और ये बोलने का एक असर यहाँ पे हो रहा है कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव का जो पॉलिटिक्स रहा है बिहार यूपी के अंदर, वो पिछड़ा वर्ग की राजनीति रही है। हर भाषण में जो है लालू यादव मुलायम सिंह यादव पिछड़ा पिछड़ा करते हैं। अब बिहार यूपी में पिछड़ा वर्ग का मतलब ये हो गया कि माइनस यादव, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो नजर थी कि यादव के अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वहां तक हम पहुंच पाए, और इसका मौका उनको मिल गया। और फैजाबाद से जो है इन्हीं सब चीजों का आगाह किया। पहले जो है राम जी का मंदिर पीछे मूर्ति लगाया, और फिर बाद में जो है दूसरे इलेक्शन कैंपेन में जो है डुमरियागंज में जा करके जो है इस ढंग से जो पिछड़ी जाति का बोल करके तो ये जो एक राजनीति दुकानदारी चल रही है। देखिए, इसके लिए आप मोदी को दोष नहीं दे सकते हैं, ये हर नेता कर रहा है। अब होता क्या कि मोदी अगर यही बात बोल देते हैं तो एक डिबेट का जो है एक विषय बन जा रहा है, और मोदी चाहते थे कि डिबेट का विषय बने, क्योंकि दूसरा पार्टी को सिर्फ एक राइट नहीं है कि आप ही अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी मेजॉरिटी कीजिए। तो अब इस फील्ड में जो इस पे घेरना चाह रहे थे लोग, उसी पे नरेंद्र मोदी उतर गए कि बोले ठीक है, आ जाओ अभी इस इशू पे हम और आप जो जनता के बीच मतलब बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया नरेंद्र मोदी को, और उसे बहुत अच्छे से उन्होंने भुना दिया। ज्ञानेंद्र जी के पास चलेंगे। ज्ञानेंद्र जी, 8 फेज के इलेक्शन अभी तक संपन्न हो गए, कांग्रेस अब किस तरीके से इसको एनालिसिस कर रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर जो स्थिति थी पहले बन रही थी, उसके मुताबिक कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं इस बार डर जरूर है, लेकिन फिलहाल अपने आप को आप किस तरीके से देख रहे हैं और कहाँ खुद को खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं? देखिए पूजा जी, ना हमारे दिल में डर है ना हमारे दिमाग में कोई संशय है। यूपीए 3 की तीसरी बार सरकार बननी है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे? जिस तरीके से 10 साल में यूपीए सरकार ने काम करा है, हमने गरीब लोगों की, मजदूरों की, किसानों की बात करी है। हमारी सरकार ने मनरेगा लागू करा, हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने शिक्षा का अधिकार दिया। 10 सालों में हमारी सरकार ने अधिकारों की बात करी है। 10 सालों में यूपीए सरकार की अचीवमेंट और यूपीए सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। 10 साल में इस देश को हमने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा है। जब वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी गर्त में जा रही थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी सरकार ने हमारी इकोनॉमी को बना के रखा। आज हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा नौजवान मतदाता है, और नौजवान मतदाताओं को पता है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, वो इस देश की धर्मनिरपेक्षता, इस देश की अखंडता, इस देश की एकता को कभी सुरक्षित नहीं रख सकता। और उसके आने के बाद इस देश की एकता, धर्मनिरपेक्षता पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो नौजवानों ने, जो 60% हिंदुस्तान के नौजवान हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि ऐसे कम्युनल लोगों को, ऐसी कम्युनल पार्टी को सत्ता से दूर रखना है, क्योंकि हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास विजन है, हमारी अचीवमेंट है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए फिर से हमें लोगों का जनादेश मिलने जा रहा है। यूपीए 3 की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ज्ञानेंद्र जी, आपको याद दिला, जब जनादेश के लिए बोलते हैं तो ये प्रॉब्लम पूरे देश के मतदाताओं के साथ भी है और युवा वर्ग के साथ भी है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपके अहमद पटेल ये बोलते हैं कि जो है तीसरी मोर्चा की सरकार बनेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए कृष्णा जी, अगर हमारे नेता ने अपना कोई निजी मत दिया है तो उसका कांग्रेस का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है। आप ही के मत पर कांग्रेस का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है। और जिस थर्ड फ्रंट की आप और मीडिया के लोग बात करते हैं, वो कोई सबरूप नहीं है, पूरी बात नहीं है। पहले पूरी बात सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं उसके बाद बोलिएगा। अहमद पटेल ये बोलते हैं कि तीसरी मोर्चा की अगर सरकार जरूरत पड़ेगी तो हम समर्थन करेंगे। राहुल गांधी का अमेठी में बयान यह है कि हम सरकार बनाएंगे या तो कांग्रेस बनाएगी, लेकिन हम तीसरे मोर्चा को हम समर्थन नहीं करेंगे, चौथे मोर्चा को हम समर्थन नहीं करेंगे। अभी जयराम रमेश का आज स्टेटमेंट आया, जयराम रमेश का, कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, तीसरी मोर्चा की सरकार बनेगी। प्रॉब्लम यह है कि आपके कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक विश्वास का माहौल। मैंने डॉक्टर साहब आपको पहले भी बताया है कि किसी नेता की निजी टिप्पणी को कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन मत मानिए। कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन बिल्कुल साफ साफ है, जो राहुल जी ने कहा था कि हम किसी भी सूरत पे किसी भी फ्रंट को समर्थन देने नहीं जा रहे। और वो बात की बात है, क्योंकि हम तीसरी बार यूपीए थर्ड की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए ऐसी बातों का कोई प्रश्न नहीं है, ना कोई चर्चा का विषय है। सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहते हैं, ज्ञानेंद्र जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। तो कह रहे थे कि हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने भोजन का अधिकार दिया। सिर्फ ये प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का अधिकार तो कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई, और सारे अधिकारों की बात करते। और दूसरी बात, ज्ञानेंद्र जी एक मिनट बात सुन लीजिए, हम बीच में नहीं बोलते। ज्ञानेंद्र जी आप सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए, मैं बैठा हूं, जान नहीं रहा हूं। कांग्रेस के हमारे साथी जो कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के आधार पे, जिस पार्टी के शासन में 450 दंगे हुए हों
और ये सर्टिफिकेट, और मुलायम की पार्टी ने 150 दंगे उनके पार्टी ने स्वीकार किया विधानसभा में। ज्ञानेंद्र जी, देखिए ज्ञानेंद्र दिनेश जी, मैं समाजवादी पार्टी अगर आप के दंगों में मुख्यमंत्री जाओगे ने, आप तो लोग देश में अगर सर्टिफिकेट सबसे बांटने भयानक का दंगा काम हुआ कर है रहे हैं तो 2002 का सबसे गुजरात ज्यादा हुआ है। दंगा कराने आपके वाले लोग मुख्यमंत्री, वो आपकी कौन से सरकार, आपका सांप्रदायिक और प्रशासन कौन नॉन पूरी तरह उन सांप्रदायिक दंगों में है, संलिप्त इसका था। सर्टिफिकेट कैसे आप बांट सकते हैं? मंत्री ये बात सर्टिफिकेट बात बांटने का आप काम लोग ज्ञानेंद्र जी अगर कोई कराओगे, करता है फांसी की तो सजा देश देंगे। की जनता अमित करती शाह है जो आपके और यूपी देश के की इंचार्ज जनता है, अभी वो आपको जेल से फैसला छूट के सुनाई आए हैं है। गुजरात दिनेश दंगों जी, में। ज्ञानेंद्र मत रहिए। आपको दंगों में बात आपके पास- करने का अधिकार नहीं है। देश की जनता आप ने अपना दंगों- फैसला सुनाया और आप आप चरणों दंगों में भी के फैसला प्रतीक सुना हो। दिया है। चलिए आप 16 मई को ये तय सिंबल होगा, हो। 16 मई को तय होगा। आप देश की जनता ने, रहेंगे। दिनेश जी, दंगों में बात करने का ज्ञानेंद्र अधिकार जी, नहीं है। ज्ञानेंद्र जी, 450 दंगे कराने के बाद ज्ञानेंद्र वही जी, एक दिनेश कहावत जी, है, आपके सबको पास एक वापस आकर आती हूं मिलाती मैं। है। अधिकार नहीं है। जी। अक्षय जी को भी 2002 का चर्चा में गुजरात शामिल है, कर लेते हैं। आपकी सरकार ने कराया, आपके जो एक प्रधानमंत्री overall- पद के एक उम्मीदवार हैं, दंगा याद उनके होता संरक्षण है। में दंगा हुआ है। 450 पूरी एक सरकार overall याद reaction है। लेना जरूरी है तमाम समाजवादी पार्टियों से। पार्टी का दंगे 150 करवा रहा दंगा था। याद है, समाजवादी पार्टी का 150 दंगा याद है। आपके अमेठी समाजवादी ने उसमें पार्टी कैंडिडेट नहीं को उतारा, दंगों के लिए सुप्रीम उसने कोर्ट ने दोषी कैंडिडेट नहीं ठहराया उतारा और और उसने दंगे बनारस हुए में कैंडिडेट मुजफ्फरनगर नहीं कांड उतारा। के अजीब बात करते हैं आप। सेंट्रल जो गवर्नमेंट ने दंगे यूपी कराते की हैं, जो सरकार ने सांप्रदायिकतावादी जितनी पार्टियां हैं, दिनेश उन्हें जी, काम ज्ञानेंद्र सहयोग जी, दे रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस आप थी, हमने भेजी है, प्लीज शांत हमने रहें। दंगों को रोका है। अरे एक आपने मिनट क्या दिनेश जी, किया उसके दिनेश जी, पूरे एक मिनट, देश ने एक देखा मिनट है। दिनेश जी, ज्ञानेंद्र जी, एक धैर्य मिनट दिनेश रखिए। जी, अक्षय जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। इस तरीके से अगर बात करेंगे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज हम जिन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। जिन जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज हुआ है उन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, लेकिन इस बीच ओवरऑल रिएक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। अक्षय जी के पास चलेंगे। अक्षय जी, आम आदमी पार्टी जिस उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में उतरी, 8 चरण के चुनाव हो गए, आम आदमी पार्टी खुद को कहां पर खड़ा हुआ महसूस कर रही है? क्या देश भर में झाड़ू चल पाएगी? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक देश भर में झाड़ू चलने की बात है तो हमने सबसे पहले भी कहा था कि ये चुनाव जनता का चुनाव है। 2014 का जो चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये देश की जनता का चुनाव है और इस बार देश की जनता को तय करना है कि उनको किस प्रकार का शासन चाहिए है। उसको लेकर के हम लोगों ने लगातार जनता के पास में गए हैं और जिस तरीके का रिस्पांस पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में मिला उससे बहुत स्पष्ट है कि पूरा का पूरा देश भाजपा और कांग्रेस दोनों से त्रस्त है। अभी भाजपा और कांग्रेस आपस में एक दूसरे को बड़ा कट्टर विरोधी दिखाते हैं और उसके बाद में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अहमद पटेल से उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और इस तरीके के तमाम वाकये सामने आते हैं जिनमें ये बातें कहीं ना कहीं कही जाती हैं। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर दिखती है कि दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जब बात होती है तो राजस्थान की सरकार चुप रहती है। ये चुनाव के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सरकार थी FIR क्यों नहीं लॉन्च की गई अगर दिक्कत थी तो। यहाँ पर स्नूप गेट को लेकर के अभी तक कोई उसके लिए जो दिसंबर में आयोग बन जाना चाहिए था, गठित होना चाहिए था, उसके बारे में क्यों बात नहीं हुई। भाषणों में कुछ बोल देना और यथार्थ में कुछ करने के बीच में बहुत फर्क है और हिंदुस्तान की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। अभी पूरी डिबेट के बीच में देख लीजिए, जब भाजपा और कांग्रेस के दोनों साथियों ने जिस तरीके से बात की है उससे ऐसा लग रहा था पता नहीं अब कहां पर बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति एक शब्द नहीं सुन सकता, बस लगातार आरोप प्रत्यारोप। वो ये गिन रहे हैं कि किसके समय में कितने दंगे हुए। अरे जितने दंगे हुए थे तो उस समय दूसरी आप क्या कर रहे थे? अगर कांग्रेस के शासन में हुए थे तो भाजपा क्या कर रही थी, भाजपा के शासन में हुए थे तो कांग्रेस क्या कर रहा था। ज्यादा बड़ा सवाल ये है, ये सिर्फ यहाँ जो मुद्दों से भटका दिया जाता है, जिस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से एक साथ मिलकर के लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार केवल जब आम आदमी पार्टी आई है उसके बाद में उन्हें दिखावा के लिए ही सही, कहीं से स्मृति ईरानी को उतारना पड़ रहा है राहुल गांधी के अगेंस्ट में, इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही। इसके पहले आज तक कभी ऐसा किया भी नहीं गया है। लगातार वॉकओवर मिलते रहे और अभी भी जहां जहां पर भी संभव हो पाया वहां वॉकओवर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सीट है वहां पर जयवंत गवैया को खड़ा किया गया। सुषमा स्वराज ने जी बिल्कुल संक्षेप में अक्षय जी ये बात करें, आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। यही अक्षय की पार्टी थी जिनको ये पानी पी के गाली दे रहे थे, उन्हीं के साथ गठबंधन करके सरकार इन्होंने चलाया और इनके केजरीवाल स्वतः वहां बनारस से चुनाव लड़ने नहीं गए हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। कुमार विश्वास को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से लड़ने के लिए इसलिए भेजा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे लाभ ना हो जाए, कुछ वोट कट जाए। लेकिन अमेठी पर चर्चा करेंगे, साफ हो गए हैं। चलिए अमेठी पर चर्चा करेंगे, नहीं ले रहा है आगे तो अमेठी पर ही हम चर्चा करेंगे और अब आपको पूरा समय मिलेगा, सभी को समय मिलेगा। अमेठी पर आप मुझे बाकी खोलकर बोलिएगा जो भी बोलना होगा। मैं बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। तो
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 8वें चरण का मुकाबला कितना कड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राहुल गांधी पहली बार मतदान के दिन अमेठी में थे और इस दौरान राहुल गांधी ने मतदान केंद्रों का जायजा भी लिया। इस दौरान राहुल एक मतदान केंद्र के बोर्ड पर कमल का निशान देखकर नाराज भी हुए। उन्होंने बाकायदा बूथ पर मौजूद चुनाव अधिकारी से इसकी शिकायत भी की। राहुल गांधी एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से मैदान में हैं, लेकिन चेहरे की शिकन साफ बयां कर रही है कि राहुल बेचैन हैं। शायद ये बेचैनी का आलम ही था कि राहुल मतदान के दिन अमेठी में मौजूद रहे। बड़ी बारीकी से मतदान केंद्रों का जायजा लिया, लेकिन अमेठी के एक मतदान केंद्र पर अंदर ब्लैक बोर्ड पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह यानी कमल की तस्वीर बनी देखकर कांग्रेस युवराज राहुल गांधी खुद को रोक न सके। राहुल ने बोर्ड पर बनी तस्वीर का विरोध किया और इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से की। राहुल ने इस बाबत चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाने की बात कही। राहुल गांधी की नाराजगी पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ब्लैक बोर्ड से कमल को मिटा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों से कैसे मिटाएंगे। चुनाव राहुल गांधी जी अमेठी से हार रहे हैं, इसलिए अभी से तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर कमल किसी बच्चे ने बना दिया था, तो ब्लैक बोर्ड पर तो राहुल जी आप कमल मिटवा सकते हैं, लेकिन अमेठी की जनता और देश की जनता के दिल में जो कमल का फूल और नरेंद्र भाई का चेहरा है उसे आप मिटा नहीं सकते। तो राहुल गांधी की इस बेचैनी के क्या मायने थे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। अमेठी गठन से लेकर अभी तक अमेठी सीट पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। सिर्फ 2 बार विपरीत परिस्थितियों में यहां से विरोधी दलों ने जीत हासिल की। पहली बार 1977 में बीएलडी के रविंद्र प्रताप सिंह ने संजय गांधी को हराया था, जबकि दूसरी बार 1998 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले संजय सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद एक बार सोनिया गांधी यहां से चुनी गई, तो शेष 2 बार राहुल गांधी ने फतेह हासिल की। इस बार फिर राहुल गांधी मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास और बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें टक्कर दी है। तो अमेठी में मतदान के दौरान राहुल गांधी पहली बार मौजूद रहे और मतदान केंद्रों का जायजा लिया। राहुल गांधी जहां मतदान केंद्र के ब्लैक बोर्ड पर बने कमल के निशान पर विरोध जताते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने राहुल गांधी को काफिले के साथ पोलिंग बूथ पर जाने पर भी ऐतराज जताया। कुमार विश्वास का आरोप था कि राहुल पोलिंग बूथ पर जाकर वोटरों को लुभाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुमार विश्वास की मतदान के दौरान की वो तमाम बातें, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर वोटरों को लुभाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का मतदान के दिन सुबह आना ही इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी जो लाखों के मार्जिन से हार रहे हैं, जीवन में पहली बार वो अमेठी में मतदान के दिन आए हैं। इससे पता चल रहा है कि जमीन खिसक गई है और हार सामने है। लेकिन राहुल गांधी अगर इस रिगिंग को मॉनिटर करने आए हैं तो वे जान लें कि वो 1000, 2000, 5000 वोट कम करा सकते हैं, लेकिन वो लाखों से तो हारेंगे इस बार। और अमेठी की जनता अपने प्रति किए गई उपेक्षा और अपराध का दंड उन्हें इस बार अवश्य देगी। तो चलिए अमेठी की सीट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यूं तो अमेठी में राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो कुल 34 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला राहुल बनाम कलाकार बनाम अदाकार यानी कि स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास और राहुल गांधी के बीच ये मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ी बात जो आज के दिन निकल कर आ रही है वो ये कि अभी तक कभी राहुल गांधी चुनाव के दौरान मौजूद नहीं रहते थे। इस बार उनकी मौजूदगी के क्या मायने हैं? डॉक्टर साहब से इस पर रिएक्शन लेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे 1-2 कारण है। एक तो कुमार विश्वास को आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है पिछला 2 महीना से लगातार डेरा डाले हुए लगभग पूरा अमेठी का जो है वो कुमार विश्वास जो दौरा कर चुके हैं, पूरा एक टीम लगा हुआ आम आदमी पार्टी का। दूसरा सबसे बड़ा है कि एक नरेंद्र मोदी की वहाँ पे एक सफल रैली हुई है आज से ठीक 2 दिन पहले जी, और उसमें 40,000 कुर्सियाँ थी, लेकिन जिस दिन का भीड़ था लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग था।
तीसरा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अमेठी के अंदर रिजेंटमेंट है राहुल गांधी के अगेंस्ट में। वो चीज़ें नहीं है अमेठी में जो पहले हुआ करती थी। इसमें ज़्यादातर शिकायत आप देखेंगे कि ये सुनने के लिए मिला कि जो है राहुल गांधी जल्दी किसी से मिलते नहीं है, या अमेठी का विकास नहीं हुआ, या अमेठी में पानी का समस्या है। ये है, अभी न्यूयॉर्क का एक जर्नल का एक रिपोर्ट भी आया कि राहुल गांधी वहाँ से हार रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक तरफ है। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी वहाँ से हारेंगे नहीं। ये अलग चीज़ है कि पिछला बार देखेंगे आपकी राहुल गांधी वहाँ से 3,70,000 वोट से जीते थे। ये भी तय है कि 3,70,000 वोट से इस बार राहुल गांधी नहीं जीतने जा रहे हैं। उसका मार्जिन बहुत कुछ जो है कमने जा रहा है। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी का कंपेनिंग हुआ, प्रियंका गांधी का आप देखेंगे लगातार अमेठी में प्रचार करते रहीं, लगातार रायबरेली प्रचार करती रहीं। खुद आज राहुल गांधी प्रचार छोड़ करके दिन भर आज अमेठी में रहे। तो बेशक कल होकर के राहुल गांधी इलेक्शन जीत जाए वो, लेकिन कांग्रेस के लिए एक साइकोलॉजिकल डिफीट करवा गया। जो कांग्रेस है सैद्धांतिक रूप से जो वो हार गई कल के जीतने का, क्योंकि आज दूसरे कंस्टिट्यूंसी में भी आज इलेक्शन हो रहा था। और सारा दिन अगर आप देखें सुबह सुबह पहले तो 12 बजे जो है स्मृति ईरानी ये बोली कि जो है प्रियंका गांधी की जो पीए हैं मिसेस सहाय वो किया, फिर डीएम को जो ऑर्डर करना पड़ा कि जो इनको जो है अमेठी से जो बाहर निकाला जाए। तो ये सारा कुमार विश्वास अलग करते रहे, फिर ये जो है कमल का फूल। तो ये सब इसलिए रहा कि आज सारा का सारा फोकस सिर्फ अमेठी पे रहा है। और कांग्रेस को जो है बीजेपी साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है अमेठी में घेर करके रख दिया। और मीडिया में इतना ज्यादा अमेठी का फोकस हो गया कि एक मैसेज गया है कि राहुल गांधी के लिए एक टफ कंटेस्ट है। जब राहुल गांधी के लिए अगर टफ कंटेस्ट का प्रोजेक्शन अगर मीडिया में और सब जगह अगर होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर उन कांग्रेसी कैंडिडेट पे पड़ता है या उन एलआई पे पड़ता है जो कि दूसरे कंस्टिट्यूंसी से जो लोग इलेक्शन लड़ रहा है। क्योंकि कैप्टन का ही नाव अगर डगमगा रहा हो, बेशक हम बता रहे हैं कि राहुल गांधी जीत जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है आज हार गई है। और एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है ये। चलिए आपके पास आती हूँ ज्ञानेंद्र जी, और इस पर जरूर आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन इस बीच मोदी का एक बयान आपको सुनाते हैं। मोदी के इस बयान से ये साफ अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है कि मोदी को पूरा भरोसा है कि अमेठी का रण बीजेपी ही जीतेगी। ये बयान सुनिए। मैं साफ देख रहा हूं इस चुनाव में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का खाता भी खुलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। इतना ही नहीं, आज तो कांग्रेस को अमेठी बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी के पास चलेंगे। ज्ञानेंद्र जी, मोदी के इस बयान को सुना आपने, जिस तरीके से लगातार वो इस बात पर जोर तो दे ही रहे हैं कि कई ऐसे राज्य होंगे जहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी, लेकिन खासतौर पर अमेठी का जिस तरीके से जिक्र किया उन्होंने कि अमेठी सीट बचाने के भी लाले पड़ गए। राहुल गांधी की ये बेचैनी क्या इसी बात को दर्शाती है? देखिए पूजा जी, पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी की बातों को हमने ही नहीं 125 करोड़ भारतीयों ने सीरियस लेना बंद कर दिया है, क्योंकि वो हमेशा तथ्यहीन बात करते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं, झूठी बातें करते हैं। अब देश की जनता ने पहचान ली कि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ का एक बहुत बड़ा गुब्बारा है और 16 मई को ये गुब्बारा फूट जाएगा। और रही बात जो आपने अमेठी की बोली है, अमेठी में राहुल गांधी जी 2009 का चुनाव जितनी वोटों से जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जो दूसरे विपक्षी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन सबकी जमानत जब्त होने जा रही है, क्योंकि अमेठी कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल। पूजा जी, राहुल गांधी की एक्टिविटी पर बात यहाँ पर हो रही है। पहले इसका जवाब आप दीजिए कि राहुल गांधी जो पहले कभी चुनाव के दौरान मौजूद नहीं रहते थे, इस बार न सिर्फ आज मौजूद रहे बल्कि बूथ बूथ जाकर वो घूमे हैं। शायद इतना समय उन्होंने कभी अमेठी का दौरा नहीं किया होगा, ना कभी विकास कितना हुआ ये देखने के लिए गए होंगे, जितना वक्त आज उन्होंने दिया है वहाँ। पूजा जी, राहुल गांधी जी कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो एक कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को जितना अपने चुनाव के लिए सीरियस होना चाहिए उतना राहुल जी सीरियस थे। इसमें गलत क्या है? बाकी मोदी जी भी कल वाराणसी जाने की बात कर रहे थे, उनकी रैली की इजाजत नहीं हुई। तो जो आदमी जहां से चुनाव लड़ता है अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीरियसली काम कर रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है या मीडिया को क्या परेशानी हो रही है? राहुल गांधी जी के डेमोक्रेटिकल राइट है, वो अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो प्रचार भी करेंगे, घूमेंगे भी, पोलिंग बूथ पे भी जाएंगे, अपने पोलिंग एजेंट से भी मिलेंगे और वर्करों से भी मिलेंगे। इसमें बुराई क्या है? तो मानते हैं आप ना कि पुश्तैनी सीट बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश थी उनकी। मैं आपको वही कह रहा था कि अमेठी जो है कांग्रेस के लिए कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है।
अमेठी कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए घर और परिवार की तरह है। अमेठी के सभी मतदाताओं से, सभी वोटरों से, सभी निवासियों से कांग्रेस का और गांधी परिवार का खून से भी ज्यादा का रिश्ता है। हमारे वहां पे भावनात्मक रिश्ते हैं। हम अमेठी को कोई चुनावी क्षेत्र नहीं मानते, ना राहुल जी मानते हैं। चलिए दिनेश जी से प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहता हूँ ज्ञानेंद्र जी की बात में जोड़ना थी, इसलिए वहाँ कांग्रेस आज हारने जा रही है। उसका कारण है, अब ज्ञानेंद्र जी पता नहीं कितना इत्तेफाक रखते हैं। वहाँ 5 विधानसभा चुनाव है, 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस के पास है, 3 आज नहीं है। और वहां पर पिछले बार विधानसभा चुनाव में श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी, तीनों लोगों ने पूरी शक्ति लगा दी थी। उसके बाद भी 5 की 5 सीटें वो नहीं जीत पाए। ज्ञानेंद्र जी नंबर 1 पहले सुन लीजिए, एक बात सुन, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। और दूसरी चीज, निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एक एक मतदाता से मिलना चाहिए, उनको 5 साल तक उसी लोकसभा में रहना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप वहां बने रहिए, लोगों का विकास कीजिए। लेकिन जिस सीट पे हमेशा गांधी परिवार का जिस सीट पर कब्जा रहा हो, आज उस अगर लोकसभा क्षेत्र में लोगों को जाने के लिए सड़कें नहीं है। पता है अभी पिछले बार से जब से सत्ता में है तब से 2 फैक्ट्रियों का शिलान्यास हुआ, वहां नींव नहीं खुदी है। किसी एक कार्यकर्ता को वहां पर ज्ञानेंद्र जी पहले सुन, मैं अमेठी हो गया, ज्ञानेंद्र जी जरा एक बार सुन लीजिए, बीच में बोलने का मतलब सही नहीं, मैं गया नहीं। ज्ञानेंद्र जी आपको जानकारी नहीं है, टेलीविजन पे अमेठी पहले सुनिए, आप अमेठी गए नहीं हो। ज्ञानेंद्र जी यही मैं सुनने का साहस रखिए, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, उसकी सीमा जो है अमेठी है, आपको जानकारी होनी चाहिए। अरे आप पहले सुन लीजिए, रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये पहले सुन, आप अमेठी जरा सुनिए तो, जितना मैं अमेठी के बारे में जानता हूं ज्ञानेंद्र जी, उतना आपको जानकारी नहीं होगा, इसलिए जरा अपनी जानकारी और पूजा जी दूसरी चीज, आपका भारतीय जनता पार्टी जो अमेठी का जो मुद्दा है, उन मुद्दों पर भी हम आएंगे कि आखिर क्या वजह रही। अगर आप ये कहते हैं कि राहुल इस बार वो सीट नहीं निकालेंगे तो आपको क्या वजह लगती, मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से जो बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी को अपनी सीट बचाने के लाले पड़ जाएंगे, यही वजह रही कि दिन भर आज वो मौजूद रहे। क्या ये लगता है कि बीजेपी जो है इस बार हावी रहेगी इस सीट पर? निश्चित तौर पे वहां राहुल गांधी की इस बार जमानत जब्त होने जा रही है। कारण क्या है आप देखिए, आप दुनिया को पता है, ज्ञानेंद्र जी पता नहीं मेरी बात से सहमत होना चाहिए, आपको 48 घंटे के अंदर नहीं, ज्ञानेंद्र जी पहले सुनने का साहस रखिए। एक आप बड़ौदा की और वाराणसी का ध्यान रखिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं ज्ञानेंद्र जी कि सबको पता होता है कि 48 घंटे के बाद बाहरी लोगों को संसदीय क्षेत्र छोड़ देना पड़ता है, ये पता होता ही नहीं ज्ञानेंद्र जी। 48 घंटे के पहले आपको संसदीय क्षेत्र अगर वोटर नहीं है, क्या जरूरत है सहाय जी को वहां रहने के लिए? और आपको कमल का फूल दिख रहा है, नंबर 1 चीज। और दूसरी, जो लोग टी शर्ट पहन के कांग्रेस का पंजा लगा के घूम रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, जो आपकी हड़बड़ी दिख रही है, जो कांग्रेस का या राहुल गांधी का हाव भाव दिख रहा है, वो बता रहा है कि आप चुनाव वहां से हार रहे हैं। और जरा पता कीजिए अपने स्रोत से, हमसे नहीं। आप गौरीगंज में जो नरेंद्र भाई मोदी की रैली हुई थी, उसमें जिस तरह से आपको ज्ञान नहीं है अमेठी के बारे में दिनेश जी, आपको ज्ञान नहीं है, बताइए ना। आप जरा लोग अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। झूठ की बड़ी जिंदगी दिक्कत आज कांग्रेस के पास यही है। आज वहां पर 15 सीटों पर चुनाव था, आप लोग पूजा 2004 से भ्रम में हो। आज वहां 15 सीटों पर चुनाव था, उसमें 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 5 सीटें उसमें बसपा के पास थी, बसपा के साथ। बीजेपी के पास 1 सीट नहीं थी। आज मैं आपको कह रहा हूं इन 15 सीटों में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगर कहीं खुल रहा हो तो बताइए, ऐसे नहीं। आप इस तरह से कैसे तर्क करेंगे? अक्षय जी के पास भी चलेंगे। अक्षय जी, कुमार विश्वास जी की अगर बात करें तो 1 महीने से वो डेरा डाले हुए थे वहां, पहले से उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले से वो वहां पर अड़े हुए थे। क्या कुछ स्थिति कुमार विश्वास की अब आप देखते हैं वहां पर? क्या कुमार विश्वास जिस उम्मीद के साथ वहां गए थे लोगों को समझाने में, हालांकि जो बातें वो कहते थे कि वादा खिलाफी और परिवारवाद जिनको उन्होंने मुद्दा बनाया था राहुल गांधी के खिलाफ, क्या इन मुद्दों को वो लोगों को समझाने में सफल रहे हैं और इस मतदाताओं में विश्वास जगा पाए हैं कुमार विश्वास? जी देखिए, मैं बिल्कुल रैशनल बातें करना पसंद करता हूं, बजाय जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस के साथी एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं लगातार।
जहां तक बात यह है कि पहली बार अमेठी के बारे में चर्चा क्यों हो रही है, आज के पहले चर्चा क्यों नहीं हुई अमेठी के बारे में चर्चा? अमेठी की स्थिति आज खराब नहीं हुई, अमेठी की स्थिति तो बहुत लंबे समय से खराब है। वहां पर दिक्कत ये थी कि वहां पर कोई ऑपोजिशन में कभी खड़ा ही नहीं हुआ था। जो कुमार विश्वास है वो पिछले 1 महीने से नहीं, वो पिछले 4 महीने से अमेठी में ही है। 4 महीने से अमेठी के 1250 से ज्यादा गाँव में सारे गाँव में घूमे हैं, वहां की समस्याओं को देखा है, शहर की समस्याओं को देखा है, तमाम जगहों की समस्याओं को देखा है और बताया है कि भाई क्या दिक्कतें रही हैं। जब एक बड़ी चुनौती सामने आई है, जब बड़ा एक राहुल गांधी को दिखाया कि यहाँ तो वाकई कुमार विश्वास आ गए, और कुमार विश्वास का एक प्रकार से जब आम आदमी पार्टी का जब वहां पर पूरा का पूरा सपोर्ट बेस बढ़ गया है, वहां पर जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार उन लोगों को परेशान किया गया है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर उनको परेशान किया गया है। आज भी तमाम सारे हम लोगों ने बताया कितनी सारी जगहों पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी। ये सारी की सारी चीजों को देखना पड़ेगा और ये बहुत स्पष्ट है कि अगर आम आदमी पार्टी वहां पर खड़ी नहीं होती तो ये फिर से एक तरफा चुनाव होता। यहां पर चूंकि आम आदमी पार्टी ने एक बड़े प्रत्याशी को उतारा है और ये वाली सीट को आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस सीट को बहुत पहले भी बदला जा सकता था। अमेठी की जनता के साथ में पिछले 5 साल में बस बुरा नहीं हुआ है, अमेठी की जनता के साथ में पिछले 50 साल से बुरा हो रहा है। मुद्दा ये था कि उनके साथ में, उनके पास में, जनता के पास में कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं आ रहा था। बीजेपी कभी ऐसा सशक्त कैंडिडेट ही कभी किसी ने खड़ा नहीं किया था। आज कुमार विश्वास जब खड़े हुए हैं उसके बाद में उन्होंने स्मृति ईरानी को खड़ा किया है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि अमेठी की जनता पूरी तरह से कांग्रेस से उठ चुकी है, राहुल गांधी से उठ चुकी है, परिवारवाद को सबने देखा है, पूरा हिंदुस्तान देखा है। 9 दिन की बात है, 9 दिन के बाद में दिनेश जी भी देख लेंगे और ज्ञानेंद्र जी भी देख लेंगे आखिर कौन जीता है। जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीती भी है। लौटेंगे दिनेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं। जवाब दे दूं अक्षय जी, जिस कुमार विश्वास की आप बात कर रहे हो उस कुमार विश्वास की जमानत जब्त होने जा रही है। अमेठी के लोग बाहर के आदमी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात कुमार विश्वास की, तो कुमार विश्वास आपके जो बिल्कुल देखिए, आप और कितना मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा राहुल गांधी के खिलाफ, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया और दूसरी तरफ कुछ नाराज बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी भी नजर आई। अमेठी में प्रियंका की पीए प्रीति सहाय की मौजूदगी पर स्मृति ईरानी आग बबूला हो गई। दोनों में जमकर बहस भी हुई। स्मृति ईरानी ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद डीएम ने प्रीति सहाय को अमेठी छोड़ने का आदेश भी दिया। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के तहत आज 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन इन सभी सीटों में कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माने जाने वाला अमेठी सुर्खियों में बना रहा। चर्चाओं में बने रहने का कारण कांग्रेस, बीजेपी और आप में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था, बल्कि इस चर्चा का कारण था स्मृति प्रीति विवाद। जी हाँ, बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी वाड्रा की पीए प्रीति सहाय के बीच मतदान केंद्र पर मौजूदगी को लेकर जमकर बहस हुई। जानकारी के मुताबिक स्मृति जब जगदीशपुर के ठौरी गांव में बूथ संख्या 210 और 211 पर पहुंची, तो प्रियंका की पीए प्रीति सहाय बूथ के अंदर मौजूद थी। इसी बात पर स्मृति ईरानी ने आपत्ति जताई तो दोनों के बीच बहस हो गई। हमने पुलिस से जब कहा कि कांग्रेस महासचिव वोटर्स की लाइन में जाकर ये कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए, तो वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। हमने कहा कि आप आइए और आप इसको रोकिए। अचानक प्रीति सहाय यहाँ आई, वो फिर इस बात का विरोध करने लगी कि प्रत्याशी होने के नाते हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, जबकि राहुल गांधी हर बूथ पर घूम रहे हैं। प्रीति सहाय यहाँ की स्थानिक महिला नहीं है। स्थानिक ना होने के बावजूद प्रशासन का तो एक दिशा निर्देश था कि 5 तारीख के बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता जो स्थानिक नहीं है। तो श्रीमती वाड्रा की जो सेक्रेटरी हैं, वो किस अधिकार से पोलिंग बूथ के अंदर घूम रही हैं? तो सुना आपने, स्मृति ईरानी का साफ तौर पर कहना है कि जब प्रीति से एजेंट पास दिखाने को कहा गया तो वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। स्मृति की शिकायत थी कि चूंकि प्रीति अमेठी की रहने वाली नहीं है, इसलिए उन्हें अमेठी में नहीं होना चाहिए। स्मृति इस मौके पर राहुल गांधी के नीच राजनीति वाले बयान पर राहुल पर हमला करने से भी नहीं चूकी। ये नीच राजनीति पर भाषण देने वाले राहुल गांधी से पूछिए कि ये उनकी राजनीति का प्रमाण है, ये उनकी दरियादिली का एक प्रतीक है। हालांकि स्मृति की शिकायत और इस मामले पर बढ़ते विवाद को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रीति सहाय को अमेठी निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात ये है
कि मतदान केंद्र में बोर्ड पर बने कमल के निशान पर आपत्ति जताने वाले राहुल गांधी और भाई का प्रचार करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा को आखिर प्रीति सहाय की बूथ पर मौजूदगी क्यों नहीं खली? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो प्रियंका की पीए से नोकझोंक के बाद बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर पैसे बांटने का भी आरोप लगाया। पत्रकार को कांग्रेस पार्टी का पैसा जो बांट रहे हैं उसको पकड़ना मजबूरन पकड़ना पड़ रहा है। पुलिस के सामने बढ़ रहा है, पुलिस नहीं पकड़ रही है। और ऐसा क्यों है कि अभी पुलिस यहाँ पे 2 गाड़ियां होनी चाहिए थी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद जनता पूरी इकट्ठा हुई है, पुलिस यहाँ से क्यों जा रही है? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, अगर राहुल गांधी को जितवाने के लिए एकत्रित हो रहा है तो इस बात का संकेत है कि मात्र अगर जनता की ताकत पर राहुल गांधी को कभी जीतना होता तो वो नहीं जीत पाते। चलिए डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो गतिविधियां आज अमेठी में हुई, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ आरोप तो लगाती है लेकिन प्रीति सहाय की मौजूदगी उन्हें दिखाई नहीं देती। देखिए, प्रीति सहाय अगर वहाँ रहती भी तो उससे इलेक्शन पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोई बहुत बड़ा वोट पलटने वाला उससे नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि कल रात से ही पहले कुमार विश्वास जो है वो पूरा एक ड्रामा कर दिए कि जो मेरे वाइफ को बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है, मेरे रिलेटिव को बाहर निकालने के लिए अमेठी से बोला जा रहा है। तो उस पॉइंट को पकड़ कर करके अर्ली मॉर्निंग में ही करीब 11 बजे ही जो है आप देखें कि स्मृति ईरानी भी जब बाहरी होने के बाद जो है इनके ऊपर भी लगा दिया कि अगर दूसरा पार्टी का कैंडिडेट की अगर वाइफ को आप निकाल रहे हैं आप अमेठी से सिर्फ इसलिए कि वो बाहरी है, तो ये प्रीति साहब नहीं है। देखिए, इतना हल्ला करने से मीडिया के नज़र में आ गया और मीडिया इतना पीछे पड़ गया कि पूरे अमेठी कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर मीडिया की नज़र चली गई। और यही बीजेपी चाहता था कि पूरा का पूरा फोकस जो है दिन भर अमेठी पे ही रहे और बीजेपी इसमें जो है सक्सेसफुल रहा। ऐसा करने से एक मैसेज फ्लैश करते रहा दिन भर। जो बाकी जो 64 सीटों पे जो मतदान हो रहा था अमेठी के साथ साथ, वहां पे बेसिकली बीजेपी को मैसेज फ्लैश करना था कि देखिए अमेठी में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। और इसके थ्रू जो है बीजेपी अपना आज का जो था वो दिन निकाल ले गया और कांग्रेस की जो इसमें कहीं न कहीं घेराबंदी करने के लिए जो है वो कोशिश की गई है। जी चलिए, अब उम्मीदवारों पर भी चर्चा कर लेते हैं जो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारे गए। हालांकि काफ़ी देर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया, स्मृति ईरानी को उन्होंने मैदान में उतारा। लेकिन आप क्या देखते हैं, कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से और स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से, ये दोनों कितने मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर इन दोनों पार्टियों ने उतारे हैं? राहुल गांधी को क्या वाकई इनसे उतनी चुनौती मिलेगी? क्योंकि कोशिश दोनों ही पार्टियों के इन उम्मीदवारों ने बहुत की है। अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो उन्होंने भी जगह जगह जाकर जनसभाएं की और यही काम कुमार विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि पूजा बीच में बसपा को भूल जा रही हैं। वहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी वहाँ पे कैंडिडेट है, तो राहुल गांधी के अगेंस्ट में 3-3 कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वहाँ पे। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जी। तो कहीं न कहीं जो आप कैंडिडेट के बारे में जो आप बात करें कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी के बारे में, तो बीइंग ए समीक्षक के नाते ये मेरे लिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि नंबर 2 और नंबर 3 कौन रहेगा। इतना तो आप जरूर बोलें कि राहुल गांधी इतना आसानी से अमेठी से हारने वाले नहीं है, नंबर 1। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी 3,70,000 वोट से जीते थे पिछला बार, वो सिचुएशन इस बार रिपीट नहीं होने जा रहा है। और बल्कि अगर 50,000 और 50 से 75,000 वोट के बीच में जीते तो इसकी शायद संभावना हो सकती है। इससे ज्यादा से हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा से भी जीत पाए, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा बॉडी लैंग्वेज ही बदला हुआ है इलेक्शन के रोज। जी। क्योंकि इतना सारा बूथ पे जाना दिन, देखिए ये सिचुएशन जो आज राहुल गांधी के साथ है, मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी के साथ भी होने वाला है बनारस के अंदर। क्योंकि आज भी वो जाने वाले थे गंगा के किनारे जो है आरती के लिए, और आज उनका बेनीबाद में उनका सभा की बात, जब इतनी बड़ी रैली बनारस में कर चुके थे तो हमको नहीं लगता कि बेनीबाद में करने की जरूरत थी। अगर इतना ज्यादा सारा कॉन्फिडेंस होता तो फिर आरती सुनना, और हमको लग रहा है कि लास्ट के 2 दिन शायद उनको बनारस में रहना पड़ेगा। लेकिन यह है कि जो बनारस का इलेक्शन है इसके लास्ट फेज में है, उसका उतना ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अमेठी का जो आज असर हुआ है ये अगला 6-7 रोज तक कांग्रेस का पीछा करने वाला है। ये दोनों में एक स्ट्रेटेजिकली एक फर्क है। जी दिनेश जी के पास चलेंगे। दिनेश जी, अगर आपको लगता है स्मृति ईरानी एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर हैं राहुल गांधी के अगेंस्ट, फिर यहाँ पर उनके भरोसे ही क्या इस प्रचार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? आखिर में क्यों नरेंद्र मोदी का अमेठी आने का प्लान बना? क्योंकि ये सभी को पता है कि पहले से डिसाइडेड नहीं था, अचानक से उनका प्रोग्राम हुआ अमेठी आने का। 2 दिन पहले उन्होंने अमेठी का दौरा किया, ऐसा क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी सीटों पर, दूसरे दल के लोग कहते थे ना वॉक ओवर देने की बात करते हैं, दूसरे दल ने दिया ना। भारतीय जनता पार्टी तो अपना सक्षम उम्मीदवार उतारा
और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गए। दिक्कत यहाँ पूजा जी जो आप तो कैंडिडेट कैसे की आपको बात करें, मजबूत कैसे कैंडिडेट वो लगी? इसलिए कि अब आज उन्होंने देखिए ना जिस तरह से नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हारना इतना आसान नहीं, हम कह रहे हैं उनको जीतना बिल्कुल आसान नहीं है। उनका इतिहास ऐसा तो नहीं है कि उन्हें मजबूत कहा जाए। नहीं, इसलिए बिल्कुल है। सुन लीजिए आप, देख राहुल गांधी का कौन सा इतिहास बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे लीडर है। दूसरी चीज है, तो हार चुकी थी चांदनी चौक से, एक मिनट, फिर वो कैसे मजबूत? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि प्रधान का चुनाव हार जाते हैं, लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। मैं यही बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन और नरेंद्र मोदी जी की लहर देश में, इसको कोई इंकार नहीं कर पा रहा। और दूसरी चीज प्रीति और पूजा जी जो आप बात कर रही थी कि जब चुनाव हो रहा है, कुमार विश्वास वो पार्टी जो कह रहे थे हम स्क्रीनिंग कमेटी बनाएंगे, हम तय करेंगे कौन हमारा कैंडिडेट होगा, बिना कमेटी बने, बिना घोषित हुए कुमार विश्वास वहां 2 महीने पहले से प्रचार करना शुरू कर दिए थे। कौन सा सिस्टम? इसलिए मैं बार बार आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस द्वारा, डॉक्टर साहब एक मिनट, कांग्रेस द्वारा उतारे गए प्रत्याशी थे। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि जनता को हम गुमराह करें, हम बताएं कि आप पार्टी ने हमको एक सक्षम जो है उम्मीदवार उतारा है, इसलिए भाजपा जो है कमजोर प्रत्याशी उतारे। और चुनाव के अंतिम समय में कुमार विश्वास, अगर स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी ना उतारते तो कुमार विश्वास हट जाते। और समाजवादी पार्टी ने वहां कोई कैंडिडेट नहीं दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी जो इनके सारे गुनाहों में उनके साथ रही, उस कैंडिडेट का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये सारी कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही जो आज फेल हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब, पहले आप बोले जी। दिनेश जी, बीजेपी से एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई है कि आपने अमेठी से कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करने में बहुत लेट कर दिया और आपको एहसास होने में बहुत समय लग गया कि हम अमेठी से जीत भी सकते हैं। अगर ये काम 15-20 दिन पहले अगर आपने अमेठी से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया होता तो वाकई में मान सकते हैं कि वहां से राहुल गांधी हार सकते थे। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, ये आप लास्ट मोमेंट आप रियलाइज किए। नहीं, हम देर आए लेकिन बिल्कुल डॉक्टर साहब हम दुरुस्त आए हैं। आप देखिएगा इस बार राहुल गांधी का अगर वहां जमानत ना जब्त हो जाए तो आप कहिएगा पहली बार फेयर इलेक्शन वहां हो रहा है। आप देखिएगा। पूजा जी जो बात दिनेश जी ने कही, पहले तो मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि स्मृति ईरानी जो है वो कहीं से भी राहुल गांधी के समकक्ष कहीं खड़ी नहीं होती। 2004 में हमारे मंत्री कपिल सिब्बल ने उनको चुनाव हराया था। 2004 से लेके 14 तक 10 साल में स्मृति ईरानी कभी चांदनी चौक में गई नहीं। जिन मतदाताओं ने उनको विश्वास से वोट दिया था उन मतदाताओं के साथ स्मृति ईरानी ने चीटिंग करी है, उनके साथ फ्रॉड करा है। और रही बात आपने जो दिनेश जी राजनीति में आपको कैसा लग रहा है? राजनीति में सीखिए कि कौन किसको हरा सकता है। राजनीति में लोकतंत्र में होते थे इलाहाबाद में, अमिताभ बच्चन गए पहली बार उनको चुनाव हरा दिया। राजनीति में बहुत नए थे दिनेश जी, बातें नहीं की। राजनीति में चुनाव समय है, समय काल और परिस्थिति होता है, डेमोक्रेसी में माहौल होता है, जब आपको कोई वोटर वोट देता है उसके पक्ष में जनता जाती है। आज शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने भी हरा दिया। वही मैं कह रहा हूं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? सारी बातों पे आ रहा हूं। वैसे तो पहले शीला मैं दिनेश दीक्षित जी को आपको अरविंद एक चीज बता केजरीवाल ने दूं पहली बार में कि हरा जब दिया। आदमी इसका क्या किसी को, मतलब? जब कोई मतदाता, कोई वोटर किसी को वोट देता है तो एक उम्मीद के साथ देता है, और जब आप उसकी उम्मीद से चीटिंग करते हो, छलावा करते हो, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सही बात कही। यही राहुल से बड़ा कोई पाप नहीं है। जनता के राहुल गांधी पिछले 10 साल से अमेठी के सांसद जनता हैं। को छलने का काम किया है गांधी परिवार ने। जनता उन्हें बदलाव चाहती है। जितना काम बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जितना काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अमेठी की जनता को छलने का काम किया, यही अफसोस है। आपकी और आम आदमी उत्तर पार्टी प्रदेश की सरकार आपको समर्थन दे रही थी। आपकी पार्टी राहुल एक बड़ी गांधी कांग्रेस पार्टी और सेलिब्रेट आम आदमी पार्टी है। एक कहावत है हिंदी में, चोर चोर मुसेरे भाई। एक हिंदी में कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। चलिए इस पर भी हम आएंगे, आगे इस पर बात करेंगे। आपको राहुल गांधी ने क्या नहीं किया, क्या किया वहां पर, इस पर भी हम आएंगे। ज्ञानेंद्र जी, सही कौन बोल रहा है इसको जनता फैसला करेगी। ज्ञानेंद्र जी, आप बैठ के हम फैसला नहीं करेंगे, जनता फैसला कर रही है। चारों राज्यों में टुकड़ा साफ हो गया है। अगर आप खाता उत्तर प्रदेश में खोल लिए तो बताइएगा, इस बार जो कांग्रेस मुक्त भारत उत्तर प्रदेश से होगा और आप झूठ बोल के जनता को बहला नहीं सकते। अक्षय जी आप बोलिए। अक्षय जी से शुरू होगा। दिनेश जी आपके पास आती हूँ, समय दीजिए, उनको भी बराबर बोलने का मौका मिलना चाहिए। अक्षय जी भोपाल में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें मौका ना दें। मैं सिर्फ एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर दिनेश जी जिस तरीके से लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, मैं दिनेश जी को चैलेंज करता हूँ कि वो एक बार ऐसा साबित करके दिखाएं। मैं खुले मन से चैलेंज करूँ इस तरीके से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, स्वीकार कीजिए,
स्वीकार कीजिए। आपने कसम, आपके नेता ने कसम खाई थी, आप कहाँ स्वीकार करेंगे? आपने कहा था न समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे, और उसी के कांग्रेस की गोद में आप जाके बैठ गए। आप इस तरीके मैं कैसे नहीं सिद्ध कर सकता हूँ? आप मानेंगे? आप अदालत के फैसले को नहीं मानते हैं, सोमनाथ भारती जी अदालत के फैसले को नहीं मानते हैं, अरविंद केजरीवाल अदालत के फैसले को नहीं मानते हैं। दिनेश जी, ये इस बात को आप बहुत स्पष्ट तौर से देखना होगा। कांग्रेस पार्टी के कठपुतली हैं, सिर्फ और अदालत सिर्फ के फैसले को कौन से अरविंद फैसले को नहीं मानते हैं? केजरीवाल वही कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कौन से फैसले, लेकिन कौन से फैसले को नहीं माना? देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है मैं ये सिर्फ बात। ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पार्टी के कहना चाहते इशारे हैं कि पर आम आदमी पार्टी के काम यहाँ कर पर रही है। कुमार विश्वास जो को आपको राहुल कांग्रेस राहुल पार्टी गांधी के कह खिलाफ रही किया गया, है, वही ये वही कांग्रेस आप ने कर तय रहे किया। हैं। मतलब आपको किस क्या लगता है कैंडिडेट जनता को क्या कहां से उतारना आपको है, क्या ये जनता कांग्रेस के तय बारे कर में? रही है। चलिए, आप भी टीम है कांग्रेस पार्टी के। चलिए मुद्दों का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर एक बात जरूर साफ हुई जब अमेठी की स्थानीय जनता से बातचीत की गई। रोड की समस्या एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्योंकि तमाम लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर विकास उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। यहाँ तक कि कंपैरिजन में लोगों ने ये बताया कि राजीव गांधी जब यहाँ पर होते थे उसके तुलना में अगर राहुल गांधी का जिक्र किया जाए तो 1/4 से भी कम काम होता है। राहुल गांधी बहुत कम वक्त अमेठी में देते हैं। आपको लगता नहीं है ज्ञानेंद्र जी कि इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखिए पूजा जी, मुझे नहीं पता कि आपने किन लोगों से बात करी है या आपके संवाददाता ने किन लोगों से बात करी है। जरूर वो लोग भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के समर्थक रहे होंगे जो इस तरीके की बात आज कर रहे हैं। देश में सारे वोटर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थक हो गए। आप तो बात किससे करें? आप लोगों में सबसे बड़ी कमी यह है कि आपने सुनने की क्षमता नहीं है। आप सच सुनना पसंद नहीं करते, ना सच बोलना पसंद करते हो। आप लोगों के डीएनए में झूठ बोलना, झूठी बातें। अब आखिरी में डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आखिरी में 1 मिनट, वक्त की कमी है आपके डीएनए में। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में क्या है इसको आप भली बात जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में क्या है? भारतीय जनता पार्टी का डीएनए मेरा सवाल आप सुन लीजिए। सवाल ये है, लोगों का काम यही सिर्फ सपने देखना। आज पूरे आगे भी 5 साल और सपने देखते रह जाओगे। एक मिनट सर, जनता सपने पर विश्वास नहीं करती। आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है सपने देखना। 2004 से लेकर 10 साल हो गए सपने देखते हुए, और अगले 10 साल देखते रह जाओगे, क्योंकि आपकी झूठ की भाषा हिंदुस्तान के लोगों ने पहचान ली है। आप झूठ बोल के हिंदुस्तान के मतदाताओं को भड़का नहीं सकते। कि आज जो राहुल गांधी की एक्टिविटी थी, आपको क्या लगता है कि ये जो एक्टिविटी थी ये जीत की चिंता थी या फिर जीत के मार्जिन कहीं कम ना हो जाए, इसको लेकर राहुल गांधी चिंतित थे? बहुत संक्षेप में डॉक्टर साहब से इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, वक्त की कमी है। डॉक्टर साहब आप बताइए। देखिए, जीवन में कभी कभी आप जीत करके भी हार जाती हैं, याद रखिएगा जी। तो अगर राहुल गांधी अगर अमेठी से जीत भी रहे हैं तो जीतने के बावजूद कहीं ना कहीं मोरली इस इलेक्शन को हार गए हैं वो। अगर मेरे से अगर आप पूछती हैं तो जी। मार्जिन का बात नहीं, देखिए मार्जिन तो कम होगा ही होगा। 3,70,000 रिपीट करना इस बार राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तभी तो प्रियंका गांधी इतना मेहनत की, तभी तो राहुल गांधी इतना समय दे रहे हैं। वहां से जीतेंगे, लेकिन मोरली जो है पहले बताया कि वो हार चुके हैं, और इस जीतने के बावजूद भी यहाँ पे कहीं राहुल गांधी हार रहे हैं। माफ कीजिएगा, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए अब चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना होगा कि अमेठी की जनता आखिर किसे जिताती है, क्योंकि अब जो है तमाम फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 16 मई को ही इसका खुलासा हो पाएगा। बहरहाल तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। अब आखिरी फेज का एक चुनाव बचा हुआ है और उसके बाद 16 मई को वो दिन आएगा जिस दिन इस देश को रिजल्ट मिलेगा, यानी नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जिया न्यूज़ पर खबरों का सफर बना रहेगा।